अमन और राधिका चुपचाप बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी कालबेल बजी। राधिका ने दरवाजा खोला। सामने नरेश को देख चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए वह बोली, अरे जीजाजी आप आइए। नमस्कार, मैं इधर से जा रहा था तो सोचा कि आज आप लोगों से मिलता चलूं, नरेश ने कमरे में आते हुए कहा। अमन ने कहा, आओ नरेश, कैसे हो? कल्पना कैसी है? नरेश ने उन दोनों के चेहरे पर फैली चिंता की लकीरों को पढ़ते हुए कहा, हम दोनों तो ठीक हैं, पर मैं देख रहा हूं कि आप किसी उलझन में हैं। ठीक कहते हो तुम, अमन बोला। तुम तो जानते ही हो नरेश कि राधिका मां बनने वाली है। दिल्ली से बहन शालू को आना था, पर आज ही उसका फोन आया कि उसको पीलिया हो गया है, वह आ नहीं सकेगी। सोच रहे हैं कि किसी नर्स का इंतजाम कर ले। नर्स क्यों? हमें भूल गए हो क्या? आप जब कहेंगे कल्पना अपनी दीदी की सेवा में आ जाएगी, नरेश ने कहा। ये ठीक रहेगा, राधिका बोली। अमन को अपनी शादी की एक घटना याद हो आई। 4 साल पहले किसी शादी में एक खूबसूरत लड़की उससे हंस हंस कर बहुत मजाक कर रही थी। वह सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। अमन की नज़र भी बार बार उस लड़की पर चली जाती थी। पता चला कि वह कल्पना है, राधिका की मौसेरी बहन। अब अमन ने कल्पना के आने के बारे में सुना तो वह बहुत खुश हुआ। राधिका को ठीक समय पर बच्चा हुआ। नर्सिंग होम में उसने एक बेटे को जन्म दिया। 4 दिन बाद राधिका को नर्सिंग होम से छुट्टी मिल गई। शाम को नरेश घर आया तो परेशान व चिंतित सा था। उसे देखते ही अमन ने पूछा, क्या बात है नरेश, कुछ परेशान से लग रहे हो? हाँ, मुझे बंगलौर जाना पड़ेगा। क्यों? बॉस ने हेड ऑफिस के कई सारे जरूरी काम बता दिए हैं। भागेंगे 10 दिन। आज ही सीट रिजर्व करा कर आ रहा हूँ। 2 दिन बाद जाना है। अब कल्पना यहीं अपनी दीदी की सेवा में रहेगी, नरेश ने कहा। राधिका बोल उठी, कल्पना मेरी पूरी सेवा कर रही है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, इसके काम तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। बस दीदी बस, इतनी तारीफ न करो कि खुशी के मारे मेरे हाथ पैर ही फूल जाएं और मैं कुछ भी काम न कर सकूं, कहकर कल्पना हंस दी। 2 दिन बाद नरेश बंगलौर चला गया। अगले दिन शाम को अमन दफ्तर से घर लौटा तो कल्पना सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। राधिका दूसरे कमरे में थी। अमन ने पूछा, क्या सोच रही हो कल्पना? कुछ नहीं, कल्पना ने कहा। मैं जानता हूं, क्या? नरेश के बंगलौर जाने से तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? ऐसी बात नहीं है, वे जिस कंपनी में काम करते हैं वहां बाहर जाना होता रहता है। जैसे साली आधी घरवाली होती है, वैसे ही जीजा भी आधा घरवाला होता है। मैं हूं ना, मुझसे काम नहीं चलेगा क्या? अमन ने कल्पना की आंखों में झांकते हुए कहा। अगर जीजाओं से काम चल जाता तो सालियां शादी ही क्यों करती? कहते हुए कल्पना हंस दी। 5-6 दिन इसी तरह हंसी मजाक में बीत गए। एक रात अमन बिस्तर पर बैठा हुआ अपने मोबाइल फोन पर टाइम पास कर रहा था। जब आंखें थकने लगीं तो वह बिस्तर पर लेट गया। तभी अमन ने आंगन में कल्पना को बाथरूम की तरफ जाते देखा। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। जब कल्पना लौटी तो अमन ने धीरे से पुकारा। कल्पना ने कमरे में आते ही पूछा, अभी तक आप सोए नहीं जीजाजी? नींद ही नहीं आ रही है। राधिका सो गई है क्या? और क्या वे भी आपकी तरह करवटें बदलेंगी? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? मन में होगा कुछ। बता दूं मन की बात? बताओ या रहने दो, पर अभी आपको 1 महीना और करवटें बदलनी पड़ेंगी। बैठो न जरा, कहते हुए अमन ने कल्पना की कलाई पकड़ ली। छोड़िए, दीदी जाग रही हैं। अमन ने घबराकर एकदम कलाई छोड़ दी। डर गए ना, डरपोक कहीं के, मुस्कुराते हुए कल्पना चली गई। सुबह दफ्तर जाने से पहले अमन राधिका के पास बैठा हुआ कुछ बातें कर रहा था। मुन्ना बराबर में सो रहा था। तभी कल्पना कमरे में आई और अमन की ओर देखते हुए बोली, जीजाजी आप तो बहुत बेशर्म हैं। यह सुनते ही अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह दबी आवाज में बोला, क्यों? आपने अभी तक मुन्ने के आने की खुशी में दावत तो क्या, मुंह भी मीठा नहीं कराया। अमन ने राहत की सांस ली। वह बोला, सॉरी, आज आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। शाम को अमन दफ्तर से लौटा तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वह सीधा रसोई में पहुंचा। कल्पना सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। अमन ने डब्बा खोलकर कल्पना के सामने करते हुए कहा, लो साली साहिबा, मुंह मीठा करो और अपनी शिकायत दूर करो। मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर खाते हुए कल्पना ने कहा, मिठाई अच्छी है, लेकिन इस मिठाई से ये न समझ लेना कि साली की दावत हो गई है। नहीं कल्पना, बिल्कुल नहीं। दावत चाहे जैसी और कभी भी ले सकती हो। कहो तो आज ही चलें किसी होटल में। एक कमरा भी बुक करा लूंगा। दावत तो सारी रात चलेगी न? दावत देना चाहते हो या वसूलना चाहते हो? कहकर कल्पना हंस पड़ी।
अमन से कोई जवाब न बन पड़ा। वह चुपचाप देखता रह गया। एक सुबह अमन देर तक सो रहा था। कमरे में घुसते ही कल्पना ने कहा, उठिए साहब, 8 बज गए हैं, आज छुट्टी है क्या? रात 2 बजे तक तो मुझे नींद ही नहीं आई। दीदी को याद करते रहे थे क्या? राधिका को नहीं, तुम्हें। कल्पना रात भर में तुम्हारे साथ सपने में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहा। उठो, ये बातें फिर कभी कर लेना, फिर कहोगे दफ्तर जाने में देर हो रही है। अच्छा ये बताओ कि नरेश की वापसी कब तक है? कह रहे थे कि काम बढ़ गया है, शायद 4-5 दिन और लग जाएं। अभी कुछ पक्का नहीं है। वे कह रहे थे कि हवाई जहाज से दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा, उसके बाद ट्रेन से यहां तक आ जाऊंगा। कल्पना, तुम मुझे बहुत तड़पा रही हो। मेरे गले लगकर किसी रात को यह तड़प दूर कर दो ना। बस बस जीजाजी, रात की बातें रात को कर लेना। अब उठो और दफ्तर जाने की तैयारी करो। मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, कल्पना ने कहा और रसोई की ओर चली गई। एक शाम दफ्तर से लौटते समय अमन ने नींद की गोलियां खरीद ली। आज की रात वह किसी बहाने से राधिका को 2 गोलियां खिला देगा। कल्पना को भी पता नहीं चलने देगा। जब राधिका गहरी नींद में सो जाएगी तो वह कल्पना को अपनी बना लेगा। अमन खुश होकर घर पहुंचा तो देखा कि कल्पना राधिका के पास बैठी हुई थी। अभी नरेश का फोन आया है, वह ट्रेन से आ रहा है। ट्रेन 1 घंटे बाद स्टेशन पर पहुंच जाएगी। उसका मोबाइल फोन दिल्ली स्टेशन पर कहीं गिर गया। उसने किसी और के मोबाइल फोन से यह बताया है। तुम उसे लाने स्टेशन चले जाना, वह मेन गेट के बाहर मिलेगा, राधिका ने कहा। अमन को जरा भी अच्छा नहीं लगा कि नरेश आ रहा है। आज की रात तो वह कल्पना को अपनी बनाने जा रहा था। उसे लगा कि नरेश नहीं बल्कि उसके रास्ते का पत्थर आ रहा है। अमन ने कल्पना की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं नरेश को लेने स्टेशन चला जाऊंगा। वैसे तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि इतने दिनों बाद साजन घर लौट रहे हैं। यह भी कोई कहने की बात है, कल्पना बोली। पर नरेश को कल फोन तो करना चाहिए था। कह रहे थे कि अचानक पहुंचकर सरप्राइज देंगे, कल्पना ने कहा। अमन उदास मन से स्टेशन पहुंचा। नरेश को देख वह जबरदस्ती मुस्कराया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर चल दिया। रास्ते में नरेश बंगलौर की बातें बता रहा था, पर अमन केवल हाँ हूं कर रहा था। उसका मूड खराब हो चुका था। भीड़ भरे बाजार में एक शराबी बीच सड़क पर नाच रहा था। वह अमन की मोटरसाइकिल से टकराता टकराता बचा। अमन ने मोटरसाइकिल रोक दी और शराबी के साथ झगड़ने लगा। शराबी ने अमन पर हाथ उठाना चाहा तो नरेश ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। शराबी ने जेब से चाकू निकाला और नरेश पर वार किया। नरेश बच तो गया, पर चाकू से उसका हाथ थोड़ा जख्मी हो गया। ये देखकर वह शराबी वहां से भाग निकला। पास ही के एक नर्सिंग होम से मरहम पट्टी करा कर लौटते हुए अमन ने नरेश से कहा, मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लग गई है। नरेश बोला, कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो किसी को अपना बनाकर जान दे देते हैं। उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपते। शरीर के घाव तो भर जाते हैं भाई साहब, पर दिल के घाव हमेशा रिश्ते रहते हैं। नरेश की ये बात सुनकर अमन सन्न रह गया। वह तो हवस की गहरी खाई में गिरने के लिए आंखें मूंदे चला जा रहा था। नरेश का हक छीनने जा रहा था, उससे धोखा करने जा रहा था। उसका मन पछतावे से भर उठा। दोनों घर पहुंचे तो नरेश के हाथ में पट्टी देखकर राधिका व कल्पना दोनों घबरा। अमन ने पूरी घटना बता दी। कुछ देर बाद अमन रसोई में चला गया। कल्पना खाना बना रही थी। नरेश राधिका के पास बैठा बात कर रहा था। अमन को देखते ही कल्पना ने कहा, जीजाजी, आप तो बातों बातों में फिसल ही गए। क्या सारे मर्द आपकी तरह होते हैं? क्या मतलब? लगता है दिल हथेली पर लिए घूमते हो कि कोई मिले तो उसे दे दिया जाए। आपको दफ्तर में कोई भी बेवकूफ़ बना सकती है। हो सकता है कि कोई बना भी रही हो। आपने तो मेरे हंसी मजाक को कुछ और ही समझ लिया। इस रिश्ते में तो मजाक चलता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि। अब आप ये बताइए कि मैं आपको जीजाजी कहूं या मजनू? कल्पना, तुम राधिका से कुछ मत कहना, अमन ने कहा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर आप तो बहुत डरपोक हैं, कहकर कल्पना मुस्करा उठी। अमन चुपचाप रसोई घर से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।